वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ सोनिया। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। हमारे साथ जम्मू श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, क्या कुछ जानकारी है, क्या खबरें हैं और क्या अपडेट्स हैं आज? देखिए पूजा, अगर हम जम्मू कश्मीर की अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम छठ पूजा के हवाले से बात करें। अगर घाटी में जो है काफी सारे विभिन्न इलाकों में ये छठ पूजा का जो प्रोग्राम है बड़े जोशो खरोश के साथ अंजाम दिया गया। इसी तरीके से जम्मू क्षेत्र में काफी सारे इलाकों में भी छठ पूजा की जो ये मुबारक पूजा है ये की गई। और इसके साथ साथ जो हाल ही में नवमुंतखब जो राज्यसभा मेंबर है सतपाल शर्मा, जो कि जम्मू कश्मीर भाजपा पार्टी के प्रवक्ता भी है, उन्होंने भी इस छठ पूजा में हिस्सा लिया, लोगों को मुबारकबाद दी। और साथ ही साथ ये भी आशंका लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में या खुशी पूजा के दौरान उन्होंने ये भी दुआ की कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के जो हालात है वो सही रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने आम लोगों से इस छठ पूजा के हवाले से मुबारकबाद भी पेश की। अगर हम दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो असेंबली सेशन है, कल भी हमने देखा पूरे दिन जो है शोरगुल में वहां पे बिल्कुल सेशन जो है वो जारी रहा। और इस बीच जब खिंचातानी हुई भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ताओं के बीच में, या यूं कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो विधायक थे या भाजपा के जो विधायक है उनके बीच में काफी शोरगुल हुआ है, काफी एक दूसरों के बीच में जो इल्जाम तराशी हुई। और इसी के बीच में कुछ एक सवाल भी सामने आए, जिसमें स्मार्ट बसेस के हवाले से या स्मार्ट सिटी में जो बसेस चल रही है इस हवाले से एक सवाल पूछे गए। इस सवाल में एक जो है एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई, जिसमें जो तकरीबन स्मार्ट सिटी के अंदर अगर हम घाटी की बात करें, तकरीबन जो है 98 यानी 100 के करीब जो गाड़ियां चलाई जा रही है और ये अभी जो है खसारे पे चल रही है। और जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, पूरे दिन में जो है तकरीबन 9.74 लाख का जो है नुकसान होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर चलने पे जो है तकरीबन 60 रुपए का खर्चा आ जाता है। लेकिन इसके इवज में जब हम ये गाड़ी चलाते हैं, इस 60 रुपए के बदले में वहां से 48 रुपए के कम से कम वहां से वापसी आती है। तो कुल मिला के ये ई बसेस जो अभी पूरी सिटी में चल रहे हैं, जो पापोरा से हरवन या हम यूं कहेंगे जहांगीर चौक से हजरत बल, पंथा चौक से नारबल या बड़गाम पापोर रोड या खीव रोड में जितनी भी मुख्तलिफ बसें चल रही है, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि 100 के करीब ये गाड़ियां हैं, आज की डेट में ये पूरी तरीके से खसारे के अंदर चल रही है। क्योंकि सवाल पूछा गया था कि इन ई बसेस को जो है आगे की रूट यानी सिटी से बाहर के रूट से भी चलाया जाए। लेकिन उसके बाद में जब सरकारी आंकड़े आ गए, वो बिल्कुल चौंकाने वाली सामने आई थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार ने रिसेंटली जब उन्होंने कहा था कि ई बसेस में जो है महिलाओं के लिए फ्री सर्विस भी दी जाएगी, और तब से लेके ये फ्री सर्विस चल रही है। लेकिन दूसरी जानिब से जो प्राइवेट बस एसोसिएशन है वो भी इसके विरोध में भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि काफी सारे जो बेरोजगार जो अपना जो रोजगार जो इन्हीं बसेस के जरिए या प्राइवेट बसेस के जरिए चलाते थे, इस स्मार्ट बसेस के चलने के बाद में या यूं कहेंगे तो फ्री सर्विस होने के बाद में उन पे खासा नुकसान देखने को मिल पा रहा है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि एक और जो मुद्दा जो सामने आया कि गरीब लड़कियों को जो शादी मैरिज असिस्टेंस का जो फाइनेंस दिया जाता था, उस पर भी काफी से जो है आलोचनाएं हुई थी, क्योंकि उसने जो है एजुकेशन का बार रखा था। क्योंकि जो गरीबी से सत्ता नीचे रहने वाली जो लड़कियां हैं, जिसमें बीपीएल कैटेगरी या एवाई के जो कैटेगरी के जो लड़कियां आती थी, जब उनकी शादियां होती थी बिल्कुल तो अजहर, सरकार की तरफ से इसी पर आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। अजहर, हमारे साथ हमारे यूपी से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ खास खबरें हैं राघवेंद्र आज यूपी से? बिल्कुल सुनिए, यूपी की खास खबरों की बात कर लें तो पूरे उत्तर प्रदेश में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। और जिस तरह से नगर विकास परिवहन विभाग की तैयारियां थी, जिस तरह से घाटों को स्वच्छ रखा गया था, सफाई अभियान चलाया गया था, उसको देखकर ऐसा लगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, जिसके चलते जो भी माता बहन आज इस त्योहार को व्रत को ली थी, उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धूमधाम से व्रत को पूरा करने में सफल रहे। वहीं हम बात कर ले, अभी कुछ दिन पहले गढ़ मुक्तेश्वर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे दौरे पे। वहां मेला को लेकर जिस तरह से वो जायजा ले रहे थे, वहां पे दो संदिग्ध व्यक्तियों की उनके सुरक्षा में सेंध लगाकर घुसने का प्रयास किया था और वो घुसने में सफल हो गए थे। उसको लेकर के डीजीपी कार्यालय ने और मुख्यमंत्री कार्यालय ने जो संज्ञान लिया है, उस पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एलआईयू से वहां से रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर इतनी बड़ी चूक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में
कैसे हुई। इसके अलावा हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पे अलीगढ़ जनपद के कुछ क्षेत्रों को काटकर कुछ गांवों को मिलाकर एक कल्याण सिंह नगर नया जनपद बनाने की कवायद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही ये कवायद पूरी करके एक नया जिला उत्तर प्रदेश को मिल सकता है, जिसका नाम कल्याण सिंह नगर होगा। वही हम बात कर रहे हैं राजनीतिक हलकों की, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से घोषणा की, उसको लेकर यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार और कांग्रेस खास करके दोनों पार्टियां लगातार विरोध करती हैं कि एसआईआर नहीं होने देना। उनका आरोप लगता है कि ये वोट चोरी का प्रयास है। हालांकि निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, वो निष्पक्ष अपना काम करती है और 12 राज्यों में अब आज से ये प्रक्रिया एसआईआर की शुरू हो रही है। कल अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल करके एसआईआर का निगरानी के लिए कि पीडीए निगरानी करेगा एसआईआर का, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव अभी भी एसआईआर के विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश से सटा राज्य है और वहां पे इस समय चुनाव, विधानसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है। सारे राजनीतिक दल अपना एड़ी चोटी का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव भी लगातार एसआईआर के माध्यम से भी बिहार चुनाव में ये मुद्दा उठाना चाहते हैं कि एसआईआर के वजह से बिहार में भी तमाम लोगों को वोट काट दिए गए। वहीं हम बात कर रहे हैं लखनऊ के घाटों की या फिर अन्य घाटों की, जिस तरह से बारिश देखने को मिली और जिस तरह से बंगाल की खाड़ी पे मोन्था चक्रवात आया है और आंध्र से लेकर अन्य राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ बन रहे हैं, तो उसके बाद से समूचा उत्तर प्रदेश लगभग 80% भारत बारिश और आंधी की चपेट में है। हर जगह 3 दिन का, कल भी अलर्ट था, आज भी अलर्ट है और कल अगले दिन भी 3 दिन का मौसम विभाग की तरफ आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी है। तो कहा जा सकता है कि पूर्वांचल हो या उत्तर प्रदेश का पश्चिमांचल हो, अवध प्रांत हो या फिर बुंदेलखंड का महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट या झांसी हो, लखीमपुर खीरी, जो भी जनपद हैं वो इस समय मौसम विभाग की मार झेल रहे हैं और बहुत कम ऐसे जनपद हैं जहां पे इस समय धूप देखने को मिले। तो हर जगह ये कहा जा सकता है कि किसानों के लिए ये मौसम का बदलता मौसम ने जो करवट ली है, एक नई मुसीबत के रूप में सामने आई है। जी सुनिए। बिल्कुल राघवेंद्र, ज्यादा जानकारी ले लेंगे। अजहर, आपके पास वापस आते हुए देखिए अजहर, सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे शासन में राज्य का दर्जा नहीं मिला जम्मू कश्मीर को तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। बहुत बड़ा बयान दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, सबसे पहले मैं अपने एक खबर के ऊपर आता हूं जिसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूं कि एवाई और बीपीएल की कैटेगरी में जो लड़कियां हैं उनकी शादी के हवाले से जो बात छेड़ी थी कि उसमें जो है एजुकेशन का जो बार है यानी तालीम की जो बार रखा गया था उसको खत्म किया गया था। दूसरी जानब जहां तक आपके सवाल का जो जवाब है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि रिसेंटली जब उन्हें इंटरव्यू दिया था तो उसने उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि हर एक गुजरते दिन के साथ ही जो मेरी उम्मीद जो है वो कम नजर आती दिख रही है कि जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन से पहले जो अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले जो रखा था वो स्टेटहुड की वापसी को उन्होंने जो है लोगों से वादा किया था कि उनकी सरकार के आते आते ही वो सबसे पहले जो है स्टेटहुड को वापसी करेंगे और उसके बाद में जो है बिजली या 12 गैस सिलेंडर की बात कर रही थी। लेकिन उसके बाद में जो रिसेंटली जब हमने देखा कि उसके अपने ही विधायक जो है, जिनके अपने ही मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बीच में जिस तरीके से विवादित बयान जो है वो सामने आ रहा है, या रिसेंटली जब इलेक्शन हुए या बाईपोल इलेक्शन में जिस तरीके से आगा रुहुल्ला ने साफ तौर पे इनकार किया वो किसी भी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के लिए यहाँ पे काफी सारी जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, जिस तरीके से रिसेंटली उन्होंने बयान दिया था, एक तो उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन उसने जब उससे ये सवाल किया गया मीडिया के जनों के जरिए, जब उनसे सवाल किया गया कि आपने कहा था कि अगर स्टेटहुड वापस नहीं दिया गया तो मैं इस्तीफा दूंगा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अपनी कुर्सी से, लेकिन उसने उसको नकारते हुए कहा था कि इस पे मैं फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे कि इस पे क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये साफ और स्पष्ट कहा कि जो दिन गुजरते जा रहे हैं और इस दिन के गुजर जाने के बाद जो उनको उम्मीदें लग रही थी कि स्टेटहुड वापस आने की, वो बहुत कम देखने को मिल रही। हालांकि उन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से नहीं कहा, लेकिन इशारों में उन्होंने कहा था कि कहा है कि अब स्टेटहुड वापस मिलना जो है काफी मुश्किल उनके लिए सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी जानब से
जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि काफी के जो बदलते पॉलिटिकल सिनेरियो की हवाले से अगर हम बात करें, बाइपोल इलेक्शन या रिसेंटली जो राज्यसभा इलेक्शन हुए थे, जिन्होंने उन पे दावा किया था कि चारों सीटों पे जो है उनकी जीत दर्ज होगी, लेकिन जो चौथी सीट जिसपे भाजपा ने जीत दर्ज की, कल भी हमने देखा कि सेशन में काफी सारे जो आपस में जो है काफी हल्ला गुला मचा और नारेबाजी भी हुई, जिसपे साफ तौर पे जो अपोजिशन में लीडर बैठे हुए पीसी का पर्टिकुलरली जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो सजाद गनी लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पे निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच में अंदर कुछ चल रहा है, जिसकी बिना पे उन्होंने अपनी एक सीट जो वो जिसपे उनको जीत दर्ज थी वो उन्होंने भाजपा के जो दामन में छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दिन ब दिन जो है काफी सारी जो अटकलियां हैं वो सामने देखने को मिल पा रही है। अगर हम दूसरी खबर की अगर इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेंगे अजहर, हमारे साथ वासु कसाना भी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। वासु, क्या कुछ खास खबरें आज की? देखिए सोनिया, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो छठ का पर्व है धूमधाम से मनाया। करीब 80 से ज्यादा जगहों पर छठ घाट बनाए गए। कुछ छठ घाट बड़े स्थानों पे थे, जैसे कि छोटा हरिद्वार, हिंडन नदी और यमुना नदी तट, जहाँ लाखों की तादाद में जो छठ पर्व मनाने लोग पहुंचे थे, जहां देखने को मिला कि पुलिस मुस्तैद रही और लगातार पुलिस गश्त भी गई और चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी गई। वहीं देर रात सोनिया गाजियाबाद में थाना क्रॉसिंग और सियानी गेट थाना में मुठभेड़ भी देखने को मिली है, जहां सियानी थाना गेट पर 4 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। वहीं क्रॉसिंग थाना क्षेत्र में 2 अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। अगर सोनिया वातावरण की बात करें तो सुबह से ही जो AQI ले लो वो लगातार गाजियाबाद में जिस तरीके से बढ़ रहा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो धुंध सी छाई हुई है, जिस तरीके से सर्दियों में कोहरा दिखाई देता है, उसी तरीके से अब जो ये वायु प्रदूषण है वो दिखने को मिल रहा है। काफी समस्याएं भी इस जो AQI लेवल खराब हुआ है इससे लोगों को हो रही है। सोनिया, बिल्कुल, किस वर्ग के लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है वासु इसके बाद से, क्योंकि AQI ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, दीपावली के बाद से अगर रिकॉर्ड किया गया है तो वो हालांकि अभी थोड़ा कम हो गया है, दीपावली के दिन दूसरे दिन बहुत ज्यादा था। किस वर्ग के लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए सोनिया, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि दिवाली तो एकमात्र बहाना है, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली बीत जाने के बाद जिस तरीके से प्रदूषण देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक इसमें देखने को मिलती है। क्योंकि अवैध फैक्ट्रियां इसका एक बड़ा कारण होती है, क्योंकि ये लोनी है या जो गाजियाबाद के जो घोड़ा कॉलोनी, इस तरीके की जो कॉलोनी है, क्षेत्र है, आबादी वाले क्षेत्र है, वहां अवैध फैक्ट्रियां होती है। हालांकि प्रशासन कार्रवाई करता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन बड़ा कारण सोनिया यही है कि जो अवैध फैक्ट्री इन पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, जिसके कारण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। अक्टूबर का जो मौसम होता है, इसमें कहीं ना कहीं जो जलवायु होती है उसका जो बहने की वो मात्रा होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं ये जमीनी स्तर पर होता है। वहीं बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने लगातार लोगों को गाइडलाइन जारी की है कि जो बुजुर्ग है वो मास्क का प्रयोग करें, और जो छोटे बच्चे हैं जो या फिर जो एथलीट्स है वो जो सुबह व्यायाम करते हैं वो व्यायाम न करें, क्योंकि सुबह के समय जिस तरीके से ओस के कारण ये धुंध नीचे आ जाती है और नीचे आने के कारण जो हवा होती है जमीन स्तर की वो काफी हानिकारक हो जाती है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक मानी जाती है। सोनिया, बिल्कुल। राघवेंद्र, आपके पास वापस आते हुए, देखिए आज छठ पर्व का समापन हो गया है और प्रशासन भी काफी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था ताकि कोई भी असुविधा महिलाओं को खासकर ना हो। तो क्या आज महिलाएं संतुष्ट नजर आई? प्रशासन की जो तैयारियां की गई थी उससे कितनी संतुष्ट आज व्रतियां नजर आई? बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जो पूर्वांचल का बिहार का समीपवर्ती जनपद पड़ता है, ऐसा कोई जनपद नहीं था जहां पे ग्राम पंचायतों के माध्यम से सफाई का कार्यक्रम नहीं किया गया हो। इतना ही नहीं, डीजीपी राजीव कृष्णा ने जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और अन्य अपनी समीक्षा बैठकों में पुलिस विभाग को अलर्ट मोड पर रखा था कि हर जनपद के पुलिसकर्मी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जितने भी घाट हैं उन घाटों की सुरक्षा में कहीं से भी चूक नहीं होनी चाहिए। और वैसा ही देखने को भी मिला। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, तो दूसरी तरफ नगर विकास के तरफ से ग्राम पंचायतों के माध्यम से जिस तरह से सफाई अभियान चलाया गया, इतना ही नहीं परिवहन विभाग की तरफ से अतिरिक्त बसें जिस तरह से चलाई गई, रेलवे की तरफ से जिस तरह से अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई और इसके साथ साथ अन्य सुविधाएं, जलपान की व्यवस्था और अन्य जो सुविधाएं दी गई सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से, जितने NGO ट्रस्ट हैं उनके माध्यम से, इसको देख करके और खास करके उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में
महिलाओं, माताओं, बहन, बेटियों की सुरक्षा के लिए जिस तरह से व्यापक इंतजाम किए थे, उसको देखकर हर महिलाओं में एक संतुष्टि के भाव दिखाई दिए और इसीलिए लखनऊ हो या देवरिया हो, गोरखपुर हो या फिर वाराणसी हो, हर जगह की महिलाएं संतुष्ट देखी और सबने धन्यवाद दिया। हालांकि इंद्रदेव ने कहीं ना कहीं इन महिलाओं की परीक्षा ली और शाम को और रात में जिस तरह से बूंदाबांदी लखनऊ में भी देखने को मिली, गोरखपुर में मिली, देवरिया में मिली, वाराणसी में मिली, जगह जगह अन्य जनपदों में बारिश भी हुई, लेकिन बारिश में भी महिलाएं डटी रहीं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और अन्य जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई थी उसको लेकर लोगों में, महिलाओं में संतुष्टि के भाव दिखे और एक स्वर में सबने इसकी सराहना भी की। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का ऐलान कर दिया है कि अब देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया की जाएगी और इसी को लेकर अब देखिए वहां पर अगर खासकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पीडीए प्रहरी अब समाजवादी पार्टी के वहां पर काम करेंगे, कह रहे हैं कि हम हर एक कार्य में ध्यान देंगे और देखेंगे कि सही से बीएलओ काम कर रहे हैं या नहीं, यानी कि पीडीए मतलब अब वहां पर अखिलेश यादव इस चीज को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बिहार में भी एसआईआर के मुद्दे को लंबे महीने तो खींचा और अभी वो शांत है, हालांकि अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश सपा कर रही है यहाँ पर। बिल्कुल सोनिया, मुद्दा विहीन विपक्ष के पास सच कहा जाए तो केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ जब कोई ठोस मुद्दा नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, सरकार को महंगाई बेरोजगारी पे घेरने का मुद्दा नहीं मिला, तो विपक्ष के पास 2-3 मुद्दे मिलते हैं। वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, या तो अडानी के बहाने सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है या तो एसआईआर के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है। एसआईआर एक संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन आयोग अपनी संवैधानिक संस्था के तहत एसआईआर का काम करते हैं और ऐसा नहीं है कि एसआईआर का काम पहली बार हो रहा, ये हर बार होता है। जो भी मतदाताओं, जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई रहती है या 2 जगह जिनका नाम मतदाता सूची में रहता है, उनको एक जगह से नाम हटाया जाता है। ये एक प्रक्रिया है और हर बार इस तरह चुनाव के पहले इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष जरूर कहीं ना कहीं से, चाहे वो पीडीए प्रहरी के रूप में अखिलेश यादव बात कर लें या वोट चोरी के रूप में राहुल गांधी बात कर लें या बिहार में तेजस्वी यादव बात कर लें, स्पष्ट एक संकेत मिलता है या ये कहीं स्पष्ट दिखाई देता है कि विपक्ष के पास जब कोई ठोस मुद्दा सरकार को घेरने का नहीं है तो कहीं ना कहीं वो निर्वाचन आयोग के माध्यम से वोट चोरी का आरोप लगाकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव अपना प्रहरी पीडीए एसआईआर के खिलाफ तैयार कर रहे हैं, वो साइकिल यात्रा निकालेंगे जो भी उनके प्रहरी हैं, तो ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के पास भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का अभाव दिख रहा है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की तलाश उनको करनी चाहिए, क्योंकि एसआईआर का विरोध आप करते तो जरूर है, लेकिन जनता के बीच में वो बहुत हिट नहीं करता है या जनता को उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो जनता जानती है कि हम जब 2 जगह से वोटर हैं तो हमारा एक जगह से नाम कटेगा या जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी मतदाता सूची से नाम कटेगा। तो एसआईआर की प्रक्रिया एक क्रमिक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। इतना जरूर है, विपक्ष इस मुद्दे के बहाने ही, निर्वाचन आयोग के बहाने, एसआईआर के बहाने सरकार की, केंद्र की मोदी सरकार को और राज्य की योगी सरकार को घेरने का एक प्रयास भर दिखाई देता है। बिल्कुल राघवेंद्र, इसको मुद्दा बनाते हुए अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरी कोशिश इसको भुनाने की अब विपक्ष जरूर करेगा। अजहर, आपके पास आते हुए, देखिए अभी बाईपोल इलेक्शन है अगले महीने नवंबर में और उससे पहले 2 सीटों पर ये बाईपोल इलेक्शन होने वाले हैं। बड़गाम सीट पर 1 साल से वो खाली है, तो क्या वहाँ के लोगों में जो नाराजगी है उसका बुरा अंजाम एनसी को भुगतने को मिल सकता है वहां पर? जी सोनिया, बिल्कुल बाईपोल इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें, लेट आवर्स में जब ये बयान सामने आया कि अगरउल्ला या सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच में जो चल रहा है उसके हवाले से जो अगरउल्ला के जो सपोर्टर्स है उन्हें लेट आवर्स में एक प्रोटेस्ट किया और उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बिल्कुल जो उन्होंने वादे किए थे उस पे वो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं और वहां पे जो है बिल्कुल विरोध पार्टियों की भी यही कोशिश रहती है वहां पे, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनके विधायकों की जानिब से या उनके कैंडिडेट्स की जानिब से वहां पे लगातार कोशिश है कि वो वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगरउल्ला और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बीच में जो विवादित है, आपस में जो खींचातानी चल रही है, तो इसको लेके भी लोग काफी इसको भी देखने हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किसके सर पे सहरा होगा, ये देखने वाली बात है।
यहाँ पे मैं एक और बात जो है, एक और न्यूज जो है ऐड करना चाहता हूँ कि लगातार जो जम्मू कश्मीर पुलिस या प्रशासन की जानिब से जो नशा या नशा के तस्कर करने के खिलाफ जो है लगातार कोशिशें की जा रही है, और इसी हवाले से जो अलर्ट जम्मू क्षेत्र में एलओसी के नजदीक जो है हेरोइन जब्त कर लिया गया है बीएसएफ के द्वारा, और इसमें काफी मात्रा में ये हेरोइन जो है वो जब्त कर लिया गया। दरअसल ये पाकिस्तान से भेजा गया ये हेरोइन था, और कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ये नशा और नशा के तस्कर करने के खिलाफ जो है ये कार्रवाई यहाँ पे की गई है। दूसरी जानिब जो दक्षिणी कश्मीर अनंतनाग में जो है कोर्ट की जानिब से एक जो है वहां के निजी कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है कि दरअसल 2021 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसका नाम एक व्यक्ति था बशीर अहमद भट्ट के नाम पे, और संगम नेशनल हाईवे के मुकाम पे एक अल्टो गाड़ी में तकरीबन जो है 70 केजी के करीब जो है पोपी स्ट्रॉ उसको वहां पे जब्त कर लिया गया। जो उसकी निजी गाड़ी अल्टो है उसके समेत उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया था, और तब से लेके कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। आखिर कल एक ऐतिहासिक जो है फैसला सुनाया गया इस व्यक्ति के खिलाफ, इसके खिलाफ जो है 10 साल की जो कैद है वो सुनाई गई, और 1 लाख रुपए का भी जुर्माना यहाँ पे लगाया गया। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस या हम यूं कहेंगे प्रशासन की ओर से लगातार इसके खिलाफ जो है जंग छिड़ी रखी हुई है। अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, मौसम में लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में हालांकि सुबह शाम जो है सर्दियों की शिद्दत जो है वो देखने को मिल रही है, और इस हवाले से जो है कई एक इलाकों में अपरिचित इलाकों में जो है लोग अभी कांगड़ी का सेवन कर रहे हैं, जिसमें वो कोयला या हम यूं कहेंगे कि आग लगा के उसका लो ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं, और देखिए अब ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है अजर वहां पर, तो पर्यटकों की संख्या भी अब बढ़ेगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी वहां पर अलर्ट है। वासु, आपके पास आते हुए देखिए जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अब दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने का ऐलान किया है, उसका जो ट्रायल था वो भी सफल हुआ है, लेकिन इस पर क्या अपडेट है अभी? देखिए सोनिया, अगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कृत्रिम बारिश कराने की बात कर रही है, वो किया भी है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत का कार्य होगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली और एनसीआर में ज्यादा जो फैक्ट्रीज एरिया है जिनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये पहल भी अच्छी है। लेकिन अगर जिस तरीके से ये फैक्ट्रियां चल रही है, अगर इन पे कार्रवाई दिल्ली सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, यदि इन अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई न की जाए तो कहीं ना कहीं ये बेहतर होगा, क्योंकि लगातार ये जो फैक्ट्रियां है ये 12 महीने प्रदूषण करती है। हालांकि जो अगर बारिश का मौसम हो तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही ठंड का सर्दियों का मौसम आता है कहीं ना कहीं ये अपना बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।